डीमेट अकाउंट ओपन किया और 5 लाख रुपए अकाउंट में डाले और ट्रेडिंग स्टार्ट की। आई थिंक पूरे स्टॉक मार्केट में ये सबसे रिस्की टाइप का ट्रेडिंग माना जाता है। मैंने फिर से एक बार लोन्स लिए जानने वालों से, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, जो अच्छे सेटल थे उन दोस्तों से। किस्मत को लेकिन कुछ और ही मंजूर था और वो 5 लाख रुपए तो 1.5 महीने में जी। आप लोगों के हिसाब से एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास किसी भी लड़के के लिए उसके घर वाले उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, खासतौर से उसकी माँ और उसकी फैमिली। पूरी फैमिली को एक उम्मीद होती है कि ये एक आगे निकलेगा, पढ़ेगा और एक हमें स्टेबल लाइफ देगा। मैंने उन उम्मीदों को लगातार पूरा भी किया और लगातार तोड़ा भी। अब आप समझेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लगातार पूरा भी किया और तोड़ा भी, तो ये अब हम अपनी आगे जर्नी में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल धामा और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा जन्म हुआ मेरठ के गाँव में और मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही 3 साल के आसपास मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो मेरी बुआ जी उस समय दिल्ली में रहा करती थी, तो उन्होंने बोला कि हम उसको अपने साथ रख के पढ़ा सकते हैं। तो बहुत अलग अलग जगहों पे रह के और गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ते हुए आगे आया। फिर जर्नी स्टार्ट होती है जॉब की। जॉब की जर्नी मैंने स्टार्ट की एडलैब्स से। एडलैब्स का आपने नाम सुना होगा, थिएटर चैन उनकी पहले हुआ करती थी। सो सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1 साल 7 महीना कुल मिला के मैंने नौकरी की और बहुत अच्छी की, ऐसा नहीं। और जब मैंने जॉब क्विट किया 2009 में, तो मेरा अच्छा खासा पैकेज था, कोई 8 लाख रुपए के आसपास। उस रिसेशन में जब लोग नौकरी बचा रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। कुछ सेविंग्स थी मेरे पास, उन सेविंग्स को लेके कोई 80-90 हज़ार रुपये और मैं मुखर्जी नगर जा पहुँचा। केवल मात्र 80-90 हज़ार पीएफ और मेरा जो सेविंग्स था वो सब मिला के। मुखर्जी नगर में जाने के बाद मुझे केवल 3 या 3.5 महीने मिले पहले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, 9 फरवरी से लेकर 17 मई तक। उस दौरान मैंने पूरा दिन रात जितना मेरे से हो सकता था 18 से 20 घंटा पूरा पढ़ाई की। 4 घंटे शायद ही मैं उसमें सोया होऊँगा और इवन प्रीलिम्स के बाद मुझे डॉक्टर को भी दिखाना पड़ा, मेरी आइज़ की वेंस खिंच गई थी कि कम सोने की वजह से ऐसा हुआ है। और वो प्रीलिम्स आई थिंक मेरा कोई 7 या 8 मैक्सिमम 7 या 8 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रुका। फिर मेरी माताजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी, मतलब कि उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के और मुझे हिम्मत दी कि नहीं नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस साल नहीं हुआ तो अगले साल तो पास हो जाएगा, डोंट वरी। तो मैंने उस साल भी उसको क्वालिफाई किया। फिर मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया, मेंस भी क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक गया मैं। तो 2012 के अप्रैल के आसपास मेरा इंटरव्यू था। के पॉल इंटरव्यू बोर्ड में थे, जो पूर्व दिल्ली के कमिश्नर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। हार्ड लक यहाँ भी मेरे साथ रहा और 9 नंबर से 9 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन आईएएस में नहीं हो पाया। और माताजी तब भी मेरे साथ खड़ी थी, बट अब मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल कंडीशन में आ गई थी। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक सेंटर डाल सकता हूँ, एग्ज़ाम सेंटर। सो मैंने फिर से लोन लिए। पहले मैंने एजुकेशन के दौरान लोन लिए थे, अपने पढ़ाई के दौरान। मैंने फिर से एक बार लोन्स लिए जानने वालों से, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, जो अच्छे सेटल थे उन दोस्तों से। सेंटर स्टार्ट किया, थोड़ा शुरू में स्ट्रगल आए, लेकिन अल्टीमेटली वो चल पड़ा। माताजी फिर मेरी एक बार फिर से बहुत खुश थी, जैसा कि होना भी चाहिए, कि चलो अब सेटल हो गया है। फिर से मैंने उस सेंटर में अच्छा पैसा बनाया। उस दौरान सेंटर से मैंने 1.5 करोड़ के आसपास पैसा बनाया और ये बहुत अच्छा अमाउंट था उस टाइम पे, 2017 और 18 के बीच में। जो पैसा कमाया था उससे मैंने कोई 60-70 लाख रुपए का अपना फ्लैट खरीद लिया गाज़ियाबाद में, जो अभी भी है, जिसमें मैं रहता हूँ। एक मैंने गाड़ी ले ली 17 साढ़े 17 लाख के आसपास। कुछ पैसा जीवन में जीने में खर्च हो गया, तो कुल मिला के ज़्यादा सेविंग्स नहीं बचे और सेंटर डिक्लाइन में था, तो उसको सस्टेन कराने के लिए कुछ पैसा खर्च होना शुरू हो गया। अब जर्नी आती है कि मैं अगर एक चीज़ डिक्लाइन में जा रही है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ समय से पहले मैं एक दूसरी फील्ड में कुछ ना कुछ अपने हाथ आजमा लूँ। तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की और जैसा बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी अपनी जर्नी, एक दोस्त आता है एक दिन अचानक से आपके पास और आके बोलता है, यार ये बड़ा अच्छा बिजनेस है ट्रेडिंग, क्यों नहीं करता तू? मैंने बोला ठीक है। तो मेरे पास कुल मिला के उस टाइम पे जो सेविंग्स बचे होंगे कोई 24-25 लाख के आसपास, जो मैंने सब बता जो कमाया था, उससे घर ले लिया, एक गाड़ी ले ली, कुछ खर्चे हो गए, उतना सेविंग्स मेरे पास था 25 लाख के आसपास और वो लास्ट अमाउंट था जो मेरे पास बचा था। तो मुझे लग रहा था सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोस्त के बोलने पे 5 लाख रुपए से एक नया अकाउंट स्टार्ट करके डीमेट अकाउंट ओपन किया और 5 लाख रुपए अकाउंट में डाले और ट्रेडिंग स्टार्ट की, मतलब उसके सजेशंस पे, जैसा हर कोई करता है। शुरू में मुझे तो नहीं पता था ट्रेडिंग में क्या होता है। और मेरा पहला ही जो ट्रेड था वो था बैंक निफ्टी ओवरनाइट पुट शॉर्ट ऑप्शन में। आई थिंक पूरे स्टॉक मार्केट में ये सबसे रिस्की टाइप का ट्रेडिंग माना जाता है कि आप ओवरनाइट शॉर्ट कर रहे हो बैंक निफ्टी को पुट ऑप्शन। वो मेरा पहला ट्रेड था। किस्मत को लेकिन कुछ और ही मंजूर था और वो 5 लाख रुपए कोई 1.5 महीने में
0। ठीक, मुझे थोड़ा लगा कि यार 5 लाख रुपए चले गए, अब 25 में से 5 और चले गए तो 20 बचे। मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं, रिकवर कर लेंगे। जैसा हर ट्रेडर के साथ यही होता है, वो अर्ली लॉस करता है और फिर उसे क्या लगता है मैं एकदम रिकवरी कर लूँगा। तो मुझे भी ऐसा लगा रिकवरी हो जाएगी। दोस्त ने बोला अरे कोई बात नहीं, होता रहता है, रिकवरी हो जाएगी। मुझे लगा ओके। मैंने फिर से 5 लाख रुपए अकाउंट में डाले कि भाई 5 लाख रुपए और ट्राई करता हूँ। वो 5 लाख रुपए फिर से चले गए। तो कुल मिला के अब तक 10 लाख रुपए जा चुके थे और महीने हुए थे केवल 4। 4 महीने में आपने 10 लाख रुपए खो दिए, 25 लाख का 40% कैपिटल आपने उड़ा दिया। अब टेंशन स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जब पैसा जाता है ट्रेडिंग में, खाली पैसा नहीं जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेके जाता है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस ही चला गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर से मैंने 5 लाख और डाले। मुझे लगा कि अगर पैसा जाना ही है या जा ही रहा है तो मैं मेरी समझ से ट्राई करता हूँ, मैं दोस्त की समझ को छोड़ देता हूँ। मुझे लगा 10 लाख तो उसकी समझ से गया और मैं तो बहुत होशियार हूँ, ऐसा लगा मुझे, जैसा सभी को लगता है, क्यों नहीं लगेगा। एक अच्छा स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके आया, आईएएस की प्रिपरेशन की, उसमें भी अच्छा किया, बिजनेस किए, वहाँ भी अच्छा किया, तो कॉन्फिडेंस था। तो मुझे लगा यार मैं ट्राई करता हूँ, मैं तो कर ही लूँगा। अब मैंने 5 लाख डाले, मेरे से भी खत्म हो गए। तीसरे 5 लाख, मतलब टोटल मिला के फिगर हो गया 15 लाख। साल 2019 अभी खत्म नहीं हुआ था। ठीक, अब मेरी टेंशन वहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हुई कि अब आगे क्या करना है। फिर मुझे लगा नहीं नहीं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर जो बचा कैपिटल 10 लाख सब इकट्ठा डाला। मुझे लगा कभी ऐसा तो नहीं मैं थोड़ा थोड़ा पैसा डालूँ जा रहा है। तो मैंने मेरे बैंक सेविंग अकाउंट से जितना पैसा था वो मैंने सारा डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। और किस्मत मेरी इतनी ख़राब थी, इम्पल्सिव ट्रेड मैं करता चला गया रिकवरी के मोड में कि नहीं नहीं मैं रिकवर कर लूँगा और कर लूँगा, और मैंने वो पैसा भी इस बाज़ार में गंवा दिया। तो मैं मेरी जो सेविंग्स थी लास्ट, मैं उनको डुबो चुका था 2019 के एंड तक आते-आते। स्टॉक मार्केट का यही प्रॉब्लम है, आपके घर वाले भी आपके अगेंस्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तो जुआ है। तो जब मैंने मेरे परिवार में बताया मेरी माताजी को, तो उन्हें बड़ा शौक लगा कि सब तो अच्छा चल रहा था, तो ये क्या ही ज़रूरत थी वहाँ पे 25 लाख रुपए बर्बाद करने की, और ये तो बहुत बुरा काम है, इसमें तो घर भी बिक जाएगा, तेरा घर है ये भी चला जाएगा, उन्हें ऐसा लगा। तो मैंने उन्हें बहुत समझाया कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं करूँगा, अगर आगे करूँगा तो बहुत सेफ़ और बहुत कम कैपिटल से करूँगा, क्योंकि बचा भी नहीं था। टोटल मिला के मेरे अकाउंट में जो कैपिटल बचा था वो 1,27,000 रुपए जो लास्ट मेरे पास बचे थे। तो मुझे लगा था मैं इससे चीज़ें ठीक कर लूँगा। मार्च 2020 मैंने ट्रेडिंग में थोड़ा-सा चलना ही सीखा था कि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। वो मेरे लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। सेटबैक क्यों था? क्योंकि मेरा जो सेंटर था वो रेंटेड स्पेस में था और वैसे ही डिक्लाइनिंग मोड में था। मेरे सेंटर का जो मंथली खर्चा था वो 3 लाख रुपए महीने के आसपास मुझे पड़ता था। रेंटेड स्पेस था दिल्ली में, इंडस्ट्रियल एरिया में, और स्टाफ भी था 2-3 लोगों का और बाकी मेंटेनेंस। अब सेटबैक यहाँ से स्टार्ट होता है कि लॉकडाउन में स्टार्टिंग में 1 महीने का लॉकडाउन, 2 महीने का, 3 महीने का। हम में और आपको किसी को नहीं पता था कितने दिन चलेगा। मैं यही उम्मीद करता चला गया कि अब बंद हो जाएगा, अब मेरा सेंटर चल जाएगा, अब चल जाएगा। ऐसे करते-करते 7-8 महीने गुज़र गए। अब मेरे सामने सर्वाइवल का फिर से एक बार सर्वाइवल का सवाल आके खड़ा हो गया। मुझे फिर से कुछ लोन्स लेने पड़े, फैमिली से लोन लेने पड़े, फ्रेंड से, बैंक से, वाइफ़ के नाम पे, अपने नाम पे, मतलब मैं जितने रिसोर्सेज़ से पैसे ले सकता था, मैंने वो सब किया। मेरे सेंटर को मैंने सर्वाइव कराने की बहुत कोशिश की। ट्रेडिंग में उसके बाद मैंने नहीं खोया पैसा, क्योंकि मैंने कैपिटल एकदम कम करके, बहुत कम कैपिटल से मैं ट्रेड किया स्टार्टिंग में। लेकिन मेरा जो टेंशन का जो सबसे बड़ा कारण था वो था मेरा सेंटर। आखिर में आके मुझे वहाँ पे सरेंडर करना पड़ा, और जब तक मैंने सरेंडर किया तो मेरे ऊपर कोई 30-35 लाख रुपए के आसपास सब मिला के डेट दोबारा से चढ़ चुका था, और ये अभी एक बड़ा अमाउंट था। वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, और मतलब मैं 2 दिन तक उसमें रोया घर पे। कोई बात नहीं, फिर से मेरी माताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने फिर से मुझे उम्मीद दी कि नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उन्होंने अपना गुस्सा छोड़ा जो मैंने पैसे बर्बाद किए थे। उन्हें लगा कि अगर मैं ही उससे नाराज़ रहूँगी तो वो परेशान रहेगा। तो फिर मैंने स्टार्ट की जर्नी दोबारा से स्टॉक मार्केट में कि नहीं-नहीं, कर रहा था ट्रेडिंग पर मैं बहुत थोड़ी-थोड़ी। 1 लाख रुपए रखता था अकाउंट में। उस समय पे मार्जिन मिला करते थे 10x, तो उससे थोड़ा-थोड़ा ट्रेडिंग चल रहा था। बट मैं लॉस में नहीं था, लॉस करके थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट करना स्टार्ट किया था। फिर मैंने कुछ फंड और अरेंज किए, जब लोन हो ही चुका था काफ़ी, तो मुझे लगा क्यों ना मैं 5-7 लाख और एक लोन लेके एक बार अब और ट्राई करूँ। एक ट्राई मारता हूँ यहाँ पे एटलीस्ट, ऐसे तो नहीं जाऊँगा। दिक्कत पैसे की वहाँ पे, मतलब मार्केट में जो गया, जो जीवन में समस्या चली रही तो चल ही रही थी। दिक्कत वहाँ पे ये थी कि ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ मैं फेल हो रहा हूँ, और मैं यहाँ फेल क्यों हो रहा हूँ? मैं फेल नहीं होऊँगा, मतलब मैंने तय कर लिया था मैं इस बाज़ार में फेल तो नहीं होऊँगा, मैं फेलियर का ठप्पा लगा के नहीं जाऊँगा। अब मैंने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की सितंबर या अक्टूबर के आसपास 2020 में कि अब मैं इसको फुल फ्लेज्ड एज़ ए बिज़नेस करूँगा। अब जब मैंने इसको दिमाग में लगाया कि एज़ ए बिज़नेस मुझे इसको करना है, तब जो मैंने पहले गलतियाँ की,
गैम्बलिंग की तरह जो मैं ट्रेड करता था वो मैंने बंद किए। मैंने एक छोटे कैपिटल से 7-8 लाख रुपए जो अरेंज किया इधर-उधर से, मैंने उससे स्टार्ट किया। तभी 1 अक्टूबर 2020 को इंडस्ट्री से मार्जिन्स कम होने स्टार्ट हो गए। उसके बाद से मार्जिन के स्लैब धीरे-धीरे कम होने लगे। लेकिन वो अगले साल तक चलते रहे तो मार्जिन मिलता रहा, तो वो कैपिटल को वो 30-35 लाख हो जाता था मार्जिन मिल के। तो मैंने वहाँ से अपना कैपिटल बिल्डअप करना स्टार्ट किया और धीरे-धीरे मैंने ट्रेडिंग में अच्छा किया। फिर बुल रन आया 2021 में, तो मैंने उसमें ठीक-ठाक पैसा बनाया। अब जाके 2023 आ गया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक स्टेबिलिटी पे पहुंच गया हूँ, क्योंकि मैंने इस पिछले 2 साल के दौरान एक अच्छा खासा कॉर्पस और एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया। सो अभी नेटवर्थ मिला के मैं कोई 4 करोड़ के आसपास मेरा सब है, जिससे मैं ट्रेड करता हूँ और जो बैंक में कुछ एफडीज़ भी हैं। मेरी मम्मी को एफडीज़ बहुत पसंद है, तो उनका कहना है हमेशा एफडी ज़रूर होनी चाहिए। तो कुछ मेरा कैपिटल एफडीज़ में भी है और कुछ मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो अब मेरी माताजी मेरे से खुश हैं और मुझे भी लगता है कि मैंने फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद कि मैंने उनको अच्छे दिन भी दिखाए, बुरे दिन भी दिखाए। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि बेटा उनका अपलिफ्ट करेगा। बट मेरी इस पूरी जर्नी में उतार-चढ़ाव थोड़े ज़्यादा रहे। बट थैंक गॉड उस पूरी जर्नी में मेरी माताजी ने मेरा कहीं साथ नहीं छोड़ा और चट्टान की तरह मेरे पीछे वो हमेशा बन के खड़ी रही। सो मेरे जीवन में जो मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो सीखी, वो ये है कि आपका समय चाहे अच्छा चले, चाहे बुरा, जीवन अपने पेस पे चलेगा और आपको उससे परेशान नहीं होना है। उसमें मुझे किस्सा याद आता है अकबर बीरबल का। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल दीवार पे कुछ ऐसा लिख दो कि जब मैं उसको दुःख में पढ़ूँ तो मुझे खुशी हो और जब मैं खुशी में पढ़ूँ तो मुझे दुःख हो। तो बीरबल ने एक छोटी-सी लाइन लिखी कि ये समय बीत जाएगा। आप जब खुशी में पढ़ोगे तो दुःख होगा और दुःख में पढ़ोगे तो खुशी होगी।